हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो हमारा है नर्वस सिस्टम के ऊपर। सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज है ये, क्लास 10th आईसीएसई की। इससे पहले नर्वस सिस्टम को बहुत डिटेल में मैंने समझा दिया है। अगर आपको बहुत डिटेल में चाहिए एक्सप्लेनेशन तो आईसीएसई क्लास 10th बायो करके एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप उसको बहुत डिटेल में समझ सकते हैं। ये सिर्फ हम एक ऊपर कर रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, डेप्थ में नहीं जाएंगे, सिर्फ मोटा मोटा जो मेन पॉइंट्स हैं उनको निकाल लेंगे। ये आपके रिवीजन के लिए, ठीक है। चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज आती है कि नर्वस सिस्टम है क्या, उसकी जरूरत क्या है। देखो, अगर हम बात करें पहला नीड ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की जरूरत क्या है। देखो यार, नर्वस सिस्टम में आपका आता है ब्रेन, आपकी आती है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो जो आपकी पीछे रीढ़ की हड्डी होती है तो उसमें एक तार सी होती है, समझ लो तार सी जा रही है ब्रेन से लेके पूरा नीचे तक, आपके टेल बोन तक एक तार होती है, उसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। कॉर्ड का मतलब ही तार है। तो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है आपकी, और आपकी बॉडी में बहुत सारी लाखों नर्व्स हैं। क्या है? नर्व्स हैं। अब इसकी जरूरत क्यों है? नर्वस सिस्टम के थ्रू ही आप इस दुनिया को समझ सकते हो। ब्रेन नहीं होगा तो सोचोगे कैसे? ब्रेन नहीं होगा तो चीजों को परसीव कैसे करोगे, समझोगे कैसे? आपको जो दर्द होता है, आप कहते हो मुझे दर्द हो रहा है, या आप कहते हो कि मुझे बहुत हद तक आप कहते हो कि मुझे रोना आ रहा है, या मुझे बहुत हंसना आ रहा है, या मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो ये जो हम बात करते हैं कि हमें फील हो रहा है, तो ये सब नर्वस सिस्टम की वजह से हो रहा है। हमें पेन हो रहा है, वो भी नर्वस सिस्टम की वजह से हो रहा है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, वो भी नर्वस सिस्टम की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ब्रेन और बहुत सारी नर्व्स काम करती है नर्वस सिस्टम में। आपका जो दुनिया को आप समझते हो वो नर्वस सिस्टम की हेल्प से ही समझते हो, क्योंकि मेन ऑर्गन क्या है नर्वस सिस्टम में? आपका ब्रेन है। तो ब्रेन नहीं होगा तो सब खत्म है, ठीक है ना। इसीलिए पहली चीज तो ये आ गई। नर्वस सिस्टम क्या क्या करता है, अगर हम बुक के हिसाब से चले, एक तो हमें इन्फॉर्म रखता है, हमें बताता है कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। फिर हमें सोचने समझने की ताकत देता है। हमारी जो हम रिमेम्बर कर पाते हैं, मेमोरी, वो भी ब्रेन से आ रही है, तो ये हो गया। फिर आपका जितनी भी वॉलंटरी एक्टिविटी है, वॉलंटरी का मतलब होता है जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है। जैसे मैं अभी हाथ हिला रहा हूँ, ये हाथ हिला रहा हूँ वेबकैम में, ठीक है। तो ये मैं अपने मर्जी से हिला सकता हूँ। तो वॉलंटरी एक्टिविटी ये भी मेरी ब्रेन से कनेक्टेड है, ठीक है। मैं ब्रेन से ही, मेरी मसल्स कनेक्टेड है। अगर ब्रेन ठीक से काम नहीं करेगा तो मसल्स मेरी ठीक से काम नहीं करेंगी। तो ये तो हो गया वॉलंटरी एक्टिविटी। कुछ ऐसी एक्टिविटी भी होती हैं जिनको मैं चाह के कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे कि हार्ट बीट है, तो आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते। जैसे नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है? नॉर्मल हार्ट बीट 70 to 80 टाइम्स होती है, बीट्स पर मिनट। नॉर्मल हार्ट बीट है। एक मिनट में आपका हार्ट 70 से 80 टाइम धक धक करता है। क्या आप सोचते हो कि सिर्फ आप सोचने से उसको 150 ले जाओगे, 200 ले जाओगे? नहीं हो सकता। या आप सोचो कि मैं आज इसको स्लो कर लेता हूँ हार्ट को, ठीक है, मैं इसको 40 कर लेता हूँ, 50 कर लेता हूँ, ये भी नहीं कर पाओगे आप। तो ये कैसी एक्टिविटी हो गई? हार्ट का धड़कना इनवॉलंटरी, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में नहीं है उसका मतलब ये नहीं कोई कंट्रोल ही नहीं कर रहा है इसको। हम विशफुली कंट्रोल नहीं कर सकते इसको, अपने हिसाब से नहीं चला सकते, लेकिन ब्रेन के फिर भी कंट्रोल में रहता है ये, ठीक है। ब्रेन इसको कंट्रोल करता है, ब्रेन आपकी ब्रीथिंग को भी कंट्रोल करता है। तो ये है इनवॉलंटरी एक्टिविटीज। तो ब्रेन आपकी वॉलंटरी एक्टिविटीज को भी कंट्रोल कर रहा है, जैसे हाथ चलाना, पैर चलाना, और इनवॉलंटरी एक्टिविटीज है, इनको भी ब्रेन आपका कंट्रोल करता है, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम में, पूरे नर्वस सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, जो पूरे नर्वस सिस्टम को चला रहा है, जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है नर्वस सिस्टम की, वो है न्यूरॉन। अब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है? कुछ इस टाइप का होता है। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर आप अपनी बुक में देख सकते हो, ठीक है। ये कुछ ऐसे है, जैसे सूरजमुखी का, मैं बोलूंगा सनफ्लावर का वो होता है ना फूल, उस टाइप से समझ लो, कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसे बोलते हैं सेल बॉडी, और जो इसको साइटोन भी बोला जाता है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ चुका है आपके आईसीएसई में। सेल बॉडी को साइटोन भी बोलते हैं। तो ये पोर्शन सेल बॉडी है। ये बीच वाला पूरा जो लंबा वाला पोर्शन है ये एक्सॉन है, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये एक्सॉन एंडिंग्स है, ठीक है। तो 3 हिस्सों में अगर मैं बोलूंगा पूरा आपका ये न्यूरॉन डिवाइडेड है। तो ये न्यूरॉन क्या है? ये अपने आप में एक सेल है, ठीक है।
अपने आप में एक सेल है। तो ये इसका इतना इंपॉर्टेंट हो गया। अब अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं, इसके ऊपर एक लेयर होती है, ये इसको हम ऐसे कलर चेंज कर लेते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो समझ लो। इसके ऊपर एक लेयर होती है, एक लेयर है, ऐसे गोले गोले नहीं होते हैं, लेयर होती है प्रॉपर, ये सब दिखाने के लिए बता रहा हूँ। इसे बोलते हैं माइलियन शीथ। स्पेलिंग देख लेते हैं इसकी, माइलियन शीथ, ठीक है। तो उसको माइलियन शीथ बोलते हैं। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एक्सॉन को, क्योंकि अभी आप आगे जाके देखोगे जो नर्व्स होती हैं, नर्व्स में बहुत सारे न्यूरॉन एक साथ होते हैं, ठीक है। जो नर्व्स होती हैं, नर्व्स क्या होती है, जैसे एक न्यूरॉन है, ये क्या है, ये एक न्यूरॉन है, तो नर्व बहुत सारे न्यूरॉन्स एक साथ पड़े होते हैं। जैसे तार होती है ना एक, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रिक वायर है, एक पूरी तार है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी तारें पड़ी होती हैं। जैसे कि एक तार ये रही, एक तार ये रही, एक तार ये रही, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें होगा, ठीक है। इसमें क्या है, एक न्यूरॉन ये रहा, N1 लिख रहा हूँ, एक न्यूरॉन ये रहा, एक न्यूरॉन ये रहा। तो ये आपस में ना टकरा जाए, आपस में इनके अंदर कुछ शॉर्ट सर्किट टाइप का ना हो जाए, इसलिए इनके ऊपर कवरिंग होती है माइलियन शीथ की, ठीक है। तो ये समझ गए, ये इंपॉर्टेंट है, कवरिंग ध्यान रखना। फिर जो इसमें बीच में पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये पॉइंट है बीच में, खाली खाली से पॉइंट है, इन्हें बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवीर, ठीक है। क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रैनवीर। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है, इतना मुझे समझ में आया। अच्छा, फिर ये जो तार से निकल रहे हैं, एक मिनट, ये देख रहे हो आप, ये जो तार से निकल रहे हैं, इन्हें बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। स्पेलिंग आई थिंक मेरी ठीक है, डेंड्राइट्स, ये आई नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये है स्पेलिंग। तो इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे इसकी कवरिंग भी होती है, अगर मैं बोलूँ, ये माइलियन शीथ है, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, इसे न्यूरिलेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, न्यूरिलेमा। माइलियन शीथ के ऊपर भी एक कवरिंग होती है, इसे न्यूरिलेमा बोलते हैं, न्यूरिलेमा, ठीक है। तो बस ये है जो मैंने मेन मोटा मोटा वो बता दिया। बहुत डिटेल में अगर आपको जाना तो बुक पढ़नी पड़ेगी, लेकिन यहाँ हम सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज कर रहे हैं तो बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा मैं, बहुत डेप्थ में जाना है तो वाले वीडियोस देख लीजिए, ठीक है। एक चीज और इम्पॉर्टेंट है, जो दो न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे कि ये न्यूरॉन है, ठीक है, ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, इनके बीच के ये जो गैप दिखाई दे रहा है आपको, इस गैप को क्या बोलते हैं, सिनैप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअल में तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोला जाता है, एग्जैक्ट ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, बट बहुत जगह आप देखेंगे ना सिनैप्स बोल दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो गैप है दो न्यूरॉन्स के बीच में, इन्हें सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोला जाता है, ठीक है। बहुत जगह इसको सिनैप्स भी बोल देते हैं। टेक्निकली अगर हम देखेंगे तो एग्जैक्टली ये सिनैप्स नहीं है, ठीक है, लेकिन सर समझने के लिए आप समझ लो, क्वेश्चन आ गया कि बीच में ऑप्शंस में दिया हुआ है कि दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप है उसे क्या बोलते हैं, और ऑप्शन में अगर सिनैप्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको सिनैप्स टिक करना पड़ेगा। अगर सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी लिखा हुआ है ऑप्शन में तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट आएगा, क्योंकि टेक्निकली ये वाला ज्यादा करेक्ट आंसर है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। लेकिन कॉमन लैंग्वेज में इसको सिनैप्स भी बोल देते हैं, ठीक है। इसका जो स्नैप्स क्यों बोला गया, क्योंकि एप्स जो होता है ना, ये वर्ड इसका मतलब होता है कि एक गैप, ठीक है। ये जो एप्स वर्ड है ना, कहाँ गया, ये रहा, सॉरी, ये जो एप्स है इसका मतलब ही गैप है, तो आप समझ लो गैप को ऐसे याद रखो, गैप है तो सिनैप्स है। ये थोड़ा राइमिंग सा भी लग रहा है, गैप सिनैप्स, ठीक है। तो ऐसे उसके बाद हम आते हैं, ये हो गया कि इसमें ट्रांसमिशन होता कैसे है। देखो ट्रांसमिशन इसमें ना एक करंट की तरह फ्लो करता है, एग्जैक्टली करंट नहीं होता, वो एक तरह से इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस है। हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, लैक्स ऑफ, कुछ जगह बोला था बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स भी है, तो बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। अभी हम मान लेते हैं लाखों न्यूरॉन पड़े हैं, ये लाखों न्यूरॉन आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो ना जब ये कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें करंट सा चलता है। करंट चलता नहीं, एक्चुअल में एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होता है। टेक्निकली स्पीकिंग करंट नहीं चलता, ऐसा नहीं कोई करंट चल रहा है, पर एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जरूर होता है।
तो क्या होता है, जैसे मैंने बोला ऐसे अभी समझने के लिए सिर्फ समझा रहा हूँ कि जैसे समझ लो ऐसे करंट सा फ्लो कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक आएगा करंट, फिर गैप में आके मान लो ये एक तरीके से इलेक्ट्रिक एनर्जी चल रही है, फिर गैप में आके ना ये इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, फिर वापस ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस सब समझाने के लिए समझा रहा हूँ, एग्जैक्टली ऐसा कुछ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है, लेकिन समझाने के लिए ताकि आपको इजीली समझ में आए। कोई ऐसा करंट फ्लो नहीं करता है, एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस टाइप का होता है बस, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रिक एनर्जी बन जाती है। अब यहाँ केमिकल एनर्जी क्यों बन रही है, गैप में केमिकल एनर्जी क्यों बन रही है, क्योंकि गैप में ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, जो मैंने आपको बताया था नर्व एंडिंग, ये जो एंडिंग्स हैं, सॉरी एक्सॉन एंडिंग्स, एक्सॉन एंडिंग में ये जो गैप है ना, इसमें केमिकल रिलीज होता है, उस केमिकल को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो गैप है, इस गैप में ये जो गैप है जहाँ पे मैंने बोला देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी आई, फिर केमिकल गैप में आ गया, फिर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, फिर वापस जब ये सेकंड न्यूरॉन में आई तो केमिकल एनर्जी वापस इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब ये जो गैप है यहाँ पे ना न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है, न्यूरोट्रांसमीटर एक तरीका केमिकल है, एक केमिकल निकलता है, उसको हम टेक्निकली बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। इसका नाम है एसिटाइल कोलाइन, तो ये नाम याद रख लेना, कौन सा केमिकल होता है वो, एसिटाइल कोलाइन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना आपके लिए। अब ये करंट फ्लो कैसे करता है, जब हमने बात कर रहे हैं ये थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि कैसे ये करंट जा रहा है। देखो होता क्या है, मैं यहाँ से इसको मिटा रहा हूँ। नॉर्मली एक होती है रेस्टिंग स्टेट, इसको बोला जाता है आपका पोलराइज स्टेट। नॉर्मल जैसा अभी आपका पड़ा हुआ है ये, ठीक है, ये बना न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, दो न्यूरॉन बना दिए। रेस्टिंग स्टेट में ऐसे होगा ये, ठीक है। रेस्टिंग स्टेट में क्या होगा, जिसकी मेम्ब्रेन है बाहर की साइड सोडियम आयन ज्यादा होंगे, बाहर की साइड सोडियम आयन ज्यादा होंगे तो प्लस ज्यादा होगा बाहर, अंदर नेगेटिव होगा सारा, ठीक है। ऐसे ही नीचे की साइड भी होगा। ये रेस्टिंग स्टेट में अभी कुछ नहीं हो रहा। अब मान लो जब यहाँ करंट चलेगा एक तरीके से, यहाँ पे जब करंट से मैंने बोला था ना एक करंट इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होता है, जैसे करंट सा चलता है तो क्या होता है, ये सोडियम पंप फॉर्म होता है, सोडियम पंप फॉर्म हो जाता है। क्या फॉर्म होता है, ये इंपॉर्टेंट है, सोडियम पंप, ठीक है, सोडियम पंप होता है। तो अब क्या होगा, ये जो आपका ये वाला हिस्सा है अंदर वाला, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये सोडियम आयंस बाहर ज्यादा है, अंदर चले जाएंगे, ठीक है। इनको एनर्जी मिलेगी एटीपी के फॉर्म में, तो ये अंदर ज्यादा हो जाएंगे। जब ये अंदर ज्यादा हो जाएंगे, सोडियम क्या होता है, सोडियम नॉर्मली हम कहते हैं सोडियम आयन पॉजिटिव होता है। जब ये अंदर आ गया ज्यादा, तो अंदर अगर सोडियम ज्यादा हो गया तो अंदर पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा, फिर बाहर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। बाकी इतने में मान लो करंट पास किया है सिर्फ, तो इतने में सोडियम अंदर आ गया, पॉजिटिव हो गया और बाहर नेगेटिव हो गया, लेकिन जो बाकी हिस्से में जहाँ करंट नहीं है वहां सारा पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो अब ये वाले रीजन को क्या बोलेंगे हम, अभी तक रेस्टिंग स्टेट में क्या था, पोलराइज, लेकिन ये वाला जो अब हिस्सा है यहाँ करंट फ्लो कर गया है, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इस हिस्से को जहां पे करंट फ्लो कर गया है इसे हम बोलेंगे डीपोलराइज्ड। अब क्या होगा, आगे जाएगी वेव, ये वेव चल रही है, ये वेव है, करंट की वेव चल रही है, ठीक है, चलना स्टार्ट हो गई, यहाँ रेस्टिंग में था, यहाँ चलना स्टार्ट हो गई। अब थोड़ा सा और आगे चलेगी तो क्या होगा, यहाँ तक पहुंच गई, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ बाहर नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी यहाँ सब पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक आ गई है, और यहाँ अभी कुछ नहीं पहुंचा तो यहाँ पहले जैसा ही है। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है जो पहले पोलराइज्ड हो गया था, ये वापस क्या हो जाएगा, डीपोलराइज्ड हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा, जैसे रेस्टिंग के टाइम पे था ये वैसे हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा, ये वापस, इसको हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं यार, ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ नेगेटिव हो गया, ये वापस इतना हिस्सा डीपोलराइज्ड हो गया, पहले जैसा हो गया। ये वेव आगे चली गई तो ये वाला जो हिस्सा है अब ये वाला हिस्सा डीपोलराइज्ड हो गया, ठीक है, सॉरी ये डीपोलराइज्ड नहीं है, रीपोलराइज्ड है। तो ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये तो रीपोलराइज्ड हो गया,
और जो ये वाला हिस्सा है, देखो थोड़ा समझो इसको, ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये तो हो गया आपका रीपोलराइज्ड, ठीक है। अब ये वाला जो हिस्सा है आगे वाला, जहां पे अब ये करंट वेव जा रही है, पहले वेव यहीं तक पहुंची थी ना, तो जहां जो पहले वाला जो डीपोलराइज था वो तो रीपोलराइज्ड हो गया, ठीक है, ये हिस्सा रीपोलराइज्ड हो गया वापस, पहले ऐसा हो गया। अब लेकिन ये जो वेव आगे चली गई है तो इस वाले हिस्से को ये डीपोलराइज कर देगी, ठीक है। तो इस तरीके से वेव आगे चलती जाती है। तो ऐसे करके ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि करंट चलता कैसे है, इसमें इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जो होता है एक न्यूरॉन में कैसे चलता है। कुछ नहीं याद आए, कुछ भी समझ में ना आए तो बस इतना याद रखना, मेनली सोडियम पंप इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? सोडियम पंप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सोडियम पंप इंपॉर्टेंट है। तो और कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स क्या है? एक वेव ऑफ डीपोलराइजेशन है, फिर रीपोलराइजेशन है। अगर हम ये बात करें कि ये जो नर्व चलती है, ये सॉरी एक इलेक्ट्रिकल मैंने बोला डिस्टर्बेंस चलता है, इसको बोलते हैं इंपल्स। क्या बोलते हैं? इंपल्स, ठीक है, इसे नर्व इंपल्स बोला जाता है। ये जो करंट चल रहा है, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस है, इसको हम नर्व इंपल्स बोलते हैं, ठीक है, मेडिकल टर्म में। तो नर्व इंपल्स क्या है? डीपोलराइजेशन है, वेव ऑफ डीपोलराइजेशन है, फिर है फॉलोड बाय अ वेव ऑफ रीपोलराइजेशन। इट इज अ वेव ऑफ डीपोलराइजेशन फॉलोड बाय अ वेव ऑफ रीपोलराइजेशन, और ये है सोडियम पंप, ठीक है। तो इतना याद रखना। फिर ये खत्म हो गया, अब आगे आते हैं सिनैप्स पे। सिनैप्स मैंने आपको बता दिया, वो जो गैप है वही मेनली सिनैप्स है, ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। जो केमिकल रिलीज होता है, मैंने बोला था गैप में केमिकल रिलीज होता है, इस केमिकल का नाम याद रख लो, इंपॉर्टेंट नाम है। जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसे बोलते हैं एसिटाइल कोलाइन। सिनैप्स क्या है? गैप है, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है उसको सिनैप्स बोलते हैं। उस गैप में एक केमिकल रिलीज होता है, इसको हम बोलते हैं एसिटाइल कोलाइन, ठीक है। तो ये आपको पता होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट टर्म है। अब हम आते हैं इस चीज पे कि जो न्यूरॉन्स हैं वो कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। 3 तरह के न्यूरॉन्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार। पहला है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या है? अभी मैंने आपके हाथ पे ऐसे किया, ठीक है, मान लीजिए ऐसे किया हाथ पे, तो यहां से एक नर्व इंपल्स चलेगी, ठीक है, और ये मेरे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक पहुंचेगी, तो मुझे बताएगी कि कुछ हुआ। यहाँ पे हाथ पे मान लो मैंने अभी हाथ मारा है, या मैं यहाँ कुछ पिन चुबो दूं, दर्द हो जाए, या कोई बर्फ रख दूं, तो मुझे कैसे मालूम पड़ रहा है, इसकी कैसे सेंस हुआ कि यहाँ पे बर्फ रखी है, या यहाँ पे हाथ मारा है, या किसी ने पिन चुबोई है। यहाँ से एक नर्व होगी, वो ऐसे नर्व चलेगी, ठीक है, वो बताएगी, पहुंचेगी स्पाइनल कॉर्ड पे, ब्रेन पे, मैसेज लेके जाएगी। तो सेंसरी न्यूरॉन कौन से होते हैं? जो मैसेज लेके जाते हैं। कहां से लेके जाते हैं? रिसेप्टर से आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, अगर मैं बोलूं उसको, ये इंपल्स लेके चलते हैं। कहां से? रिसेप्टर से कहां तक? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, मतलब ब्रेन तक समझ लो आप, ठीक है। तो ये इंपल्स कैरी करते हैं रिसेप्टर से। रिसेप्टर क्या हो गया? ये वाला हिस्सा, ये रिसेप्टर ही तो है जो रिसीव कर रहा है। रिसेप्टर से कहां लेके जा रहे हैं? ये पूरा जो करंट चल रहा है वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहा है। ये सेंसरी न्यूरॉन है जो लेके जाते हैं, मैसेज लेके जा रहे हैं, यहां से यहां तक ब्रेन तक मैसेज को लेके जा रहे हैं, तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। दूसरे होते हैं मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं? ये उल्टा करते हैं, ये ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से कहां लेके जाएंगे मैसेज? वापस रिसेप्टर पे लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये जहां पे जिस वापस लेके जाते हैं रिसेप्टर को, तो उसको बोलते हैं इफेक्टर। अब इसको इफेक्टर बोलेंगे, ठीक है। मतलब क्या हो गया? वापस, अब जैसे मैंने पिन चुबोई, तो अब क्या हो गया? मैं पिन हाथ हटा रहा हूं, या मतलब करंट लगा यहाँ पे, तो हाथ हटा लिया मैंने। तो पहले तो सेंसरी न्यूरॉन लेके गया करंट ब्रेन तक, फिर ब्रेन ने बोला हाथ को कि हाथ हटा लो, ठीक है, तो हाथ हट गया, ठीक है। तो ब्रेन से जो पहुंचा वापस यहां तक, इसे इफेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो ये मोटर न्यूरॉन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? मोटर न्यूरॉन के थ्रू। मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन है, एक्चुअली नर्व होती है, वो नर्व है जिसमें मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं? मोटर न्यूरॉन्स लेके जाते हैं मैसेज, वापस मैसेज लेके जाते हैं कि भैया हाथ को हटाना है, यहाँ पे किसी ने मारा है, या यहाँ पे पिन चुबोई है, या करंट लगाया है, तो हाथ को हटना है, ठीक है। तो ये है इसका। अब क्या हो गया? फाइनली
एक और न्यूरॉन होता है, 3 तरह के न्यूरॉन है जैसे मैंने बताया था आपको। आपका कनेक्टिंग न्यूरॉन, या इसको एसोसिएशन न्यूरॉन भी बोलते हैं, एसोसिएशन या कनेक्टिंग न्यूरॉन। तो ये क्या करता है, ये इन दोनों न्यूरॉन्स को मिलाता है, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को मिलाता है, तभी तो कनेक्टिंग नाम है उसका। तो ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को मिलाएगा, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को मिलाता है, ठीक है। तो ये इसका काम है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं ये, ठीक है। तो ये हो गया खत्म कहानी इनकी। अब आते हैं नर्व्स के ऊपर, ठीक है। नर्व्स क्या होती है, मैंने आपको बताया था बंडल ऑफ न्यूरॉन्स है, कुछ नहीं है, ये बंडल ऑफ न्यूरॉन्स है, ठीक है। जैसे कि ये एक नर्व है, तो इस नर्व में बहुत सारे न्यूरॉन्स पड़े होंगे, एक न्यूरॉन ये रहा, 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 ठीक है। तो ये आगे की तरफ ही होते हैं, मैं बना दिया है इसको ऐसे, ये इसको ऐसे समझ लो, ये ऐसे यहाँ तक होते हैं, ये ऐसे इस तरह से जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बंडल ऑफ न्यूरॉन्स हैं, ये जो बंडल ऑफ न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, ये जो बंडल ऑफ न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं, तो इसके अंदर ये नर्व है, नर्व के अंदर ऐसे बंडल ऑफ न्यूरॉन्स पड़े होते हैं। ये जो पूरी है ये एक नर्व है, इसके अंदर बंडल ऑफ न्यूरॉन्स पड़े हैं, इसे नर्व बोलते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा, 3 तरह की नर्व होती हैं, ये डिपेंड करता है कि इसमें न्यूरॉन कौन सा है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था सेंसरी, अगर नर्व में सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, अगर ये जो नर्व है ये सेंसरी न्यूरॉन से बनी है तो उसको बोल देंगे हम सेंसरी नर्व। अगर सेंसरी न्यूरॉन से बनी हुई है तो उसे बोलेंगे सेंसरी नर्व। अगर ये मोटर न्यूरॉन से बनी हुई है इसे हम बोल देंगे मोटर नर्व, ठीक है। तो ये हो गया। और जो तीसरी है वो है मिक्स्ड नर्व्स। मिक्स्ड नर्व क्या होती है, इसमें दोनों होते हैं, सेंसरी भी है न्यूरॉन और इसमें मोटर न्यूरॉन्स भी हैं, दोनों न्यूरॉन है, तो ये मिक्स्ड नर्व है। 3 तरह की नर्व्स होती हैं, ठीक है। तो ये सिंपल हो गया। इस एग्जांपल क्या हो सकते हैं, सेंसरी न्यूरॉन का जो आपकी एक मैं बोलूंगा मोटर वाली जो है, ठीक है, सॉरी ऑप्टिक नर्व है। जो सेंसरी नर्व का अगर मुझे एग्जांपल देना है तो क्या दूंगा, सेंसरी नर्व का एग्जांपल होगा ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व कौन सी है, जो आंखों से ब्रेन तक मैसेज लेके जा रही है। जो भी आप देख रहे हो, आपने देखा यार बहुत सामने बहुत सुंदर एक पेड़ है या बहुत सुंदर एक फ्लावर है, तो आंख ने देखा और आंख मैसेज लेके जा रही है, आंख वाली नर्व ब्रेन तक मैसेज लेके जा रही है, तो ये सेंसरी नर्व है, ऑप्टिक नर्व, ठीक है। तो ये एग्जांपल मैंने आपको दिया है। फिर मोटर नर्व कौन सी होगी, जो वापस ब्रेन से लेके जा रही है आंख तक, आई बॉल तक मैसेज कि भैया आंख बड़ी करनी है कि छोटी करनी है, लाइट तेज पड़ रही है तो आंख को छोटा करना है, लाइट हल्की है तो आंख को बड़ा करना है, ठीक है, साइज बढ़ाना है कम करना है। तो ये वापस जो ब्रेन से आंख तक आ रही है वो मोटर नर्व है, ठीक है। ये मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, वही है जो ब्रेन से वापस मसल तक मैसेज लेके जाते हैं, ठीक है। मिक्स्ड नर्व क्या होगी, मिक्स्ड नर्व का एग्जांपल देना पड़ेगा स्पाइनल नर्व, ठीक है। ये स्पाइन से निकलती हैं, इन्हें स्पाइनल नर्व बोलते हैं, ठीक है। तो मिक्स्ड नर्व का एग्जांपल है स्पाइनल नर्व। ये आपको थोड़ा सा मैंने बताया नर्व्स के बारे में। अब आगे चलते हैं, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने न्यूरॉन्स पढ़ लिया और हमने पढ़ा कि न्यूरॉन्स का जो बंडल होता है वो बनाता है नर्व। अब हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, जो पूरी नर्व से मिलके बना है, उस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। नर्वस सिस्टम 2 तरीके के होते हैं। पहला है आपका सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें आता है आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। एक होता है आपका पीएनएस, पीएनएस में आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मैं लिख देता हूं उसे, स्पेलिंग आई थिंक स्पेलिंग इसकी ठीक है, पेरिफेरल की, ठीक है। अब इसकी भी फिर फर्दर सब डिवीजन है, अगर इसकी भी हम डिवीजन कर लें, ये भी फर्दर 2 में डिवाइडेड है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। एक तो हो गया इसका आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम,
और एक होता है आपका हाँ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो नाम समझ में आ रहा है, जो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें कुछ है नहीं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, जितनी भी आपकी बॉडी में जो नर्व्स जा रही हैं, जहां जहां पे आपके नर्व्स जा रही हैं, ठीक है, जो आपके ब्रेन से, जैसे कि यार ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, अब ब्रेन से बहुत सारी नर्व्स निकल रही हैं, स्पाइन से भी बहुत सारी नर्व्स निकल रही हैं, ऐसे पूरी बॉडी में जाती है नर्व्स, ठीक है, पूरी बॉडी में आपके नर्व्स हैं, जहां जहां बॉडी है वहां पे नर्व्स हैं। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो बना लेता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो और ये जो नर्व्स हैं सारी जितनी भी पूरी बॉडी में आ रही हैं और पूरी बॉडी से वापस जा रही हैं स्पाइन और ब्रेन की तरफ, तो ये वाला जो सिस्टम है नर्व्स वाला, वो बनता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये भी आगे फर्दर डिवाइडेड है दो सिस्टम में, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है, जो मसल्स तक, जो मसल्स को कंट्रोल करता है, जैसे मैं अपनी हाथ की मसल्स कंट्रोल कर पा रहा हूँ, मैं पैर की मसल्स कंट्रोल कर पा रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है तो मैं दौड़ रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है मैं बैठ गया, तो जो मसल्स को कंट्रोल करता है, ठीक है, पूरी बॉडी की जो मसल्स को सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। ऑटोनॉमिक कौन सा है, जो ऑटोमेटिक है, आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, तो जैसे कि आपकी हार्ट, ठीक है, आपका हार्ट बीट कर रहा है, तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। आपका फूड डाइजेस्ट हो रहा है, आपका पेट में इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन भी मसल्स हैं, तो आपके इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन स्मूथ मसल से बनती है, इंटेस्टाइन हमारी स्मूथ मसल से बनती है। तो इंटेस्टाइन में जो आपका खाना डाइजेस्ट हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिक है, आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते ना कि खाना ज्यादा डाइजेस्ट कर लेता हूँ या आज मैं खाना कम डाइजेस्ट करता हूँ, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। हार्ट ऑटोमेटिकली बीट कर रहा है, खाना ऑटोमेटिकली डाइजेस्ट हो रहा है इंटेस्टाइन में, तो ये ऑटोनॉमिक का मतलब समझ लो ऑटोमेटिक है, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया हार्ट बीट, ठीक है, स्मूथ मसल्स जो इंटेस्टाइन में आपके हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन भी आपकी मसल से बनता है, स्मूथ मसल से, ठीक है, आपकी आर्टरी है, आपकी वेन्स है, ये सब भी स्मूथ मसल से बनी हुई है, ठीक है। और जो इंटरनल ऑर्गन्स है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही करता है, ठीक है। इसके बारे में भी आगे और पढ़ेंगे डेप्थ में। ये समझ में आ गई, ऊपर ऊपर एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया मैंने आपको। अब हम थोड़ा सा इस वीडियो में इसके बारे में ज़्यादा जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाला सारा पोर्शन पढ़ेंगे। अभी हम इसके बारे में समझते हैं। तो अब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहले ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं। ब्रेन यार बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। बोला जाता है कि अभी भी साइंटिस्ट जो सबसे कम जिस ऑर्गन को समझ पाए हैं पूरी बॉडी में, वो ब्रेन ही है, ठीक है। ब्रेन को ही हम ठीक से समझ नहीं पाए अभी तक। बहुत भी जो हमारी समझ है पहले से तो डेफिनेटली बहुत बेटर है, साइंस ने काफी प्रोग्रेस कर लिया है, बट हम अभी भी ब्रेन को बहुत जितना जानते हैं शायद उससे कहीं गुना ज्यादा हम नहीं जानते ब्रेन को, ठीक है। तो ये है। अब ब्रेन आपका कवरिंग के अंदर होता है, ब्रेन आपका एक कवरिंग के अंदर होता है। जैसे कि पूरा अगर आपका ब्रेन है, ये कवरिंग है हड्डी की, ठीक है। इसे जो स्कल जिसको आप बोलते हो, इसे बोलते हैं क्रेनियम, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कवरिंग हो गई इसकी, क्रेनियम बोलते हैं, या इसको ब्रेन बॉक्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये वर्ड याद रखना। एक पूरी ये इसके अंदर है, एक जो खोपड़ी है ना, पूरी स्कल जो पूरा हड्डी का जो हड्डी होती है, क्रेनियम है पूरा, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रेन के अराउंड एक कवरिंग भी होती है, ये देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं। ब्रेन के अराउंड एक मेम्ब्रेन टाइप की है, कवरिंग है। ये तो हड्डी वाली कवरिंग है, ये वाली जो हड्डी है ये बोनी है, क्रेनियम बोनी है, पर ये बोनी नहीं है, ये वाली बोन्स वाली कवरिंग नहीं है, ये एक मेम्ब्रेन टाइप की है, ठीक है। ऐसे बोलते हैं, आपको क्या बोलते हैं इसे, ये मेनिंजेस, स्पेलिंग देख रहा हूं मैं इसकी, MENINGES, ठीक है। ये मेम्ब्रेन है, क्या ये मेम्ब्रेन है आपकी, ठीक है। ये जो अंदर वाली जो मैंने मेनिंजेस बनाई है, ये बोनी नहीं है, ये हड्डियां वड्डियां नहीं है इसके अंदर, ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। मेम्ब्रेन टाइप की होती है, गूगल कर लें, आपको समझ में आ जाएगा जो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बाकी और डेप्थ में देखना है तो वीडियो मैंने बना रखा है पहले नर्वस सिस्टम में, वहां पे समझो, वहां डिटेल मैंने समझा रखा है, ठीक है। अब ये जो मेनिंजेस है ये भी 3 में डिवाइडेड है। ये जो मेनिंजेस है ना, मेम्ब्रेन से बनी है, इसके अपने 3 पार्ट हैं और ये तीनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं बता देता हूँ इसके 3 पार्ट क्या है, यहाँ लिख देते हैं इसको, मेनिंजेस, इसके 3 पार्ट हैं। तो पहला है ड्यूरा मैटर, जो सबसे बाहर की कवरिंग है,
उसको ड्यूरामीटर बोलते हैं। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है आपके आईसीएससी में, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ मेनिंजेस ड्यूरामीटर है, ठीक है, याद रखना ये। फिर जो बीच वाली है, मिडिल लेयर है, उसको बोलते हैं आर्कामेटर, मतलब एक्चुअली आर्कॉइड है, उसको बोलेंगे ARCH, ठीक है, नाम मुझे भी याद नहीं रहते, तो आर्कॉइड, ठीक है। जो लास्ट वाली है वो पियामीटर है, आई थिंक राइट है मेरा, सही है, पियामीटर, ये इनर मोस्ट है और ये मिडिल है। ये आपको याद रखने नाम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके आईसीएससी में, ठीक है। तो मेनिंजेस 3, ये एक मेम्ब्रेन है तो इसकी भी 3 लेयर्स हैं, ठीक है। ड्यूरामीटर सबसे बाहर है, ठीक है, ये डी है, ऐसे इस तरह से आप समझ लो। अंदर वाली आर्कनॉइड है, ये एक सबसे अंदर वाली पियामीटर है, इस तरीके से है, ठीक है। आप ऐसे रखते हो DAP, ठीक है, इस तरीके से, या जैसे भी याद कर लो, PAD कर लो, ये आपके ऊपर है, आपको कैसे भी करना है, बट ये ध्यान रखना ये आउटर मोस्ट है, ये बीच वाली है और ये इनर मोस्ट है, ठीक है, पियामीटर। और जब इसमें ये जो मेनिंजेस है, अगर इसमें स्वेलिंग आ जाती है तो इसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस, ठीक है, मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो अब अगर इसमें स्वेलिंग आ जाए तो स्वेलिंग को मेडिकली बहुत इन्फ्लामेशन भी बोलते हैं, स्वेलिंग को मेडिकली इन्फ्लामेशन भी बोला जाता है। तो अगर इसमें ये जो मेनिंजेस है, ये जो मैंने मेम्ब्रेन बताई है जिसमें ब्रेन आपका कवर है, तो इसमें अगर स्वेलिंग आ जाए से मेनिंजाइटिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस इज नोन एज मेनिंजाइटिस, ठीक है। अब मेनिंजेस और ये जो ब्रेन रखा है, ब्रेन आपका ये रखा है अंदर, इसके बीच में ना फ्लूइड भरा होता है, यहाँ पूरे में फ्लूइड भरा होता है, लिक्विड सा भरा होता है, इसे बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं, यहाँ लिख नहीं पा रहा यार मैं, चलो लिख देता हूँ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये फ्लूइड आपका ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, आपका ब्रेन एक फ्लूइड में तैरता रहता है, इस फ्लूइड में तैरता रहता है। जैसे एक्सीडेंट हो जाए या कोई एकदम से कुछ इंजरी हो जाए तो ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये आपके ब्रेन को बचाता है, ठीक है, तो प्रोटेक्शन के लिए आपकी। इस पर क्वेश्चन आ चुका है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का क्या फंक्शन है, तो जो भी अभी आपको ने बताया ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए इंजरी से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड नाम और क्या काम है इसका, क्योंकि आईसीएससी का क्वेश्चन है आपका ये। अब हमने ये सब पढ़ लिया ब्रेन के बारे में, हम पार्ट्स ऑफ ब्रेन पढ़ेंगे। पार्ट्स क्या है ब्रेन के, पढ़ेंगे। स्टार्टिंग होती है सेरिब्रम से। सेरिब्रम वो है जो मेन पूरा ये जो हिस्सा है देख रहे हो आप, ये पूरा ब्रेन, अभी आप वेबकैम में देखो, ये वाला जो हिस्सा पूरा है, ये वाला हिस्सा पूरा है, ये वाला हिस्सा पूरा है, ये सारा सेरिब्रम है, ठीक है, ये पूरा सेरिब्रम ही है। तो मेनली जो आपकी रीजनिंग होती है, जो आप सोचते हो, जो आप थिंक करते हो, जो आपकी मेमोरी है, सब सेरिब्रम में जा रही है, ठीक है, ये सब सेरिब्रम में ही जा रही है, ठीक है। अब सेरिब्रम भी बोलते हैं कि दो में डिवाइड होता है, जैसे ये है लेफ्ट सेरिब्रम और राइट सेरिब्रम। सेरिब्रम भी दो में डिवाइड है, लेफ्ट और राइट सेरिब्रम, ठीक है। गूगल करना आपको सेरिब्रम दिखाई दे जाएगा। तो अभी क्योंकि ये क्विक फास्ट रिवीजन है तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, तो मैंने आपको समझा दिया है, दो हिस्सों में डिवाइडेड है, तो उसको सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स बोलते हैं, दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड है, ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोला जाता है इसको। और ये हाईली कॉन्वोल्यूटेड होता है, मतलब अगर ब्रेन अगर आप देखोगे सेरिब्रम निकाल के गूगल में इमेजेस, तो इस तरह से दिखाई देगा ये आपको, थोड़ा देखा ना, ब्रेन आपने कॉन्वोल्यूटेड सा होता है, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का तो ब्रेन अभी भी प्रिजर्व करके रखा हुआ है, यूट्यूब पे देखना आप, ठीक है। अब होता क्या है, सेरिब्रम में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो सेरिब्रम में जो बाहर की साइड है, ये देखो ये इसमें इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। सेरिब्रम में जो बाहर की साइड है, देखो सेरिब्रम की दो लेयर है, ठीक है। अगर मैं लेयर्स की बात करूं तो इसमें जैसे बोला जाता है कि जो आउटर लेयर है वो है कॉर्टेक्स और जो इनर लेयर है वो है मेड्यूला। आप हमेशा देख लेना पूरी बायो में आउटर लेयर को हमेशा कॉर्टेक्स ही बोला जाता है, जब भी कोई आउटर की बात आती है कॉर्टेक्स होता है, इनर होता है तो मेड्यूला होता है, ठीक है। तो बाहर की साइड इसका पड़ा होता है, इसके पड़े होते हैं ये वाला सेल बॉडी साइटोन, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं इसको सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन्स, हाँ ठीक है,
तो क्या है, ये देखो यार, ये इस तरह से इसको बनाना पड़ेगा मुझे, ये इससे बना देते हैं। इसमें बाहर की साइड तो पड़ा हुआ आपका ये ऐसे ही होता है ना, आपका न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं, ऐसे पड़े होते हैं न्यूरॉन्स, यही तो स्ट्रक्चर है न्यूरॉन्स का। तो सेरिब्रम में बाहर की साइड पड़े होते हैं आपके ये सारे सेल बॉडी, जिसको साइटोन बोलते हो आप। सेल बॉडी बाहर की साइड पड़ी होती है, ग्रे कलर की होती है ना, ग्रे, तो यहाँ बोलते हैं ग्रे मैटर। तो बाहर की साइड क्या है, कॉर्टेक्स में क्या है आपके ग्रे मैटर है, क्योंकि सारी सेल बॉडी पड़ी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। इस सेरिब्रम में बाहर की साइड पे जो आउटर लेयर है, जो कॉर्टेक्स है, वहां ग्रे मैटर पड़ा होता है, और जो इनर लेयर है आपकी मेड्यूला, यहाँ क्या पड़ा हुआ है, यहाँ आपका एक्सॉन है, ठीक है। तो ये जितना भी ये वाला जो हिस्सा पूरा है एक्सॉन वाला, ये सारा नीचे पड़ा हुआ है, ये मेड्यूला में, ठीक है। इसे बोलते हैं व्हाइट मैटर, ठीक है। तो बाहर हमारा सेरिब्रम में ग्रे मैटर है, जहाँ सेल बॉडी पड़ी है, और जहाँ पे पूरा नीचे लंबे लंबे एक्सॉन एंडिंग्स हैं, पूरा जो एक्सॉन पड़ा हुआ है, लंबी लंबी तारे सी जो होती हैं, ठीक है ना। ये देखो, ये आपका न्यूरॉन होता है इस टाइप से, ये वाला जो पड़ा हुआ है ये आउटर मैटर है, और ये वाला जो पूरा एक्सॉन जहाँ पड़ा हुआ है और ये पूरी जो एंडिंग्स पड़ी हुई हैं, ये वाला जो है ये पूरा व्हाइट मैटर है, ठीक है। तो ये व्हाइट है और ये ग्रे मैटर है। तो सेरिब्रम में बाहर की साइड पड़ा होता है ग्रे मैटर, अंदर की साइड पड़ा होता है व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर कौन सा है, जो साइटोन है, सेल बॉडीज है। व्हाइट मैटर कौन सा है, जो एक्सॉन्स है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, हाँ इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ये जो फोल्ड है, ये जो फोल्ड्स देख रहे हो, ये ब्रेन, ये सेरिब्रम में फोल्ड होते हैं। तो ये जो फोल्ड होते हैं इन्हें बोला जाता है गायरी, ठीक है। हो सकता है मैं स्पेलिंग प्रोनाउंस ठीक ना कर रहा हूँ, बट ये ध्यान रखना, ये जो फोल्ड है इन्हें बोला जाता है गायरी। और ये जो गड्ढे गड्ढे हैं बीच में, ठीक है, इन फोल्ड्स के बीच में जो गड्ढे हैं, इन गड्ढों को बोला जाता है, जो ग्रूव्स हैं इन्हें बोला जाता है सल्काए, ठीक है। ये जो करली हैं, ठीक है, जो कॉन्वोल्यूशंस हैं अगर मैं बोलूँ उनको, ठीक है, जो फोल्ड, ये जो इसे फोल्ड दिखाई दे रहे हैं, ये फोल्ड हो गया, फिर ये फोल्ड हो गया, ये जो फोल्ड है इन्हें बोला जाता है गायरी। और ये जो गड्ढे गड्ढे टाइप के हैं इन्हें बोला जाता है सल्काए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, इस पर क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ग्रूव्स को क्या बोलते हैं, और ये जो गड्ढे टाइप के हैं सल्काए, इसे क्या बोला जाता है, ठीक है। ग्रूव्स एक्चुअल में इसे आपके उसमें लिखा हुआ है, ये अगर मैं टेक्निकली बोलूँ ये बोला जाता है फोल्ड्स, ठीक है। और अगर टेक्निकली जो आपकी बुक में लिखा है तो ये ग्रूव्स हैं, स्पेलिंग क्या है इसकी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सेरिब्रम में ग्रूव्स किसको बोलते हैं तो हम बोलेंगे सल्काए, सेरिब्रम में फोल्ड किसको बोलते हैं तो हम बोलेंगे गायरी। आपको यही याद रखना है, क्योंकि यही आपकी बुक में दिया हुआ है, तो इसी के हिसाब से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये जो फोल्ड बन रहे हैं, फोल्ड क्या है, गायरी हैं। जो ग्रूव्स हैं, ठीक है, समझ लो बीच बीच में जो गड्ढे गड्ढे टाइप के हैं, जो ग्रूव्स हैं उसे सल्काए बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये जैसा लिखा है वैसा ही रखना है, फोल्ड्स मतलब गायरी, ग्रूव्स मतलब सल्काए, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और ये जो दो हिस्से हैं सेरिब्रम के, मैंने बोला सेरिब्रम दो हिस्सों में डिवाइडेड है, लेफ्ट सेरिब्रम समझ लो एक साइड से, और ये आपका एक राइट सेरिब्रम समझ लो, ठीक है। तो ये दो में डिवाइडेड है सेरिब्रम। इनको जो जोड़ती है चीज, इन्हें जो जोड़ने वाली चीज है आपस में, इसे बोला जाता है कॉर्पस। ये हार्ड होता है काफी, ठीक है, काफी हार्ड होता है ये कैलोसम। तो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स को, दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर को, दो जो सेरिब्रम है दो हिस्सों में डिवाइडेड है, इसको जोड़ने वाला जो है वो कॉर्पस कैलोसम है। तो इंपॉर्टेंट है, हार्ड होता है, ठीक है। सेरिब्रम में सारा इंटेलिजेंस है, इसकी फंक्शन बोलेंगे तो इंटेलिजेंस सारा यहीं से आ रहा है। आप जिंदा हो, हमें पता है, जैसे आप जानते हो कि हाँ मैं हूं, आपसे पूछता हूं मैं आप कौन हो तो आप बोलते हो, जैसे आप मेरे से पूछेंगे मैं कौन हूं, मैं बोलूंगा मैं साहिल हूं, मेरा नाम साहिल है, ठीक है। तो मैं कॉन्शियस हूं, ठीक है, मुझे पता है कि हाँ मैं हूं, मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं किस जगह बैठा हूँ, तो मुझे पता है कि यार मैं आगरा में बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, मैं कॉन्शियस हूँ। ये जो कॉन्शियस होने की जो फीलिंग है, और ये जो हम सोचते हैं, जो हमारी इंटेलिजेंस है, जो हमारी मेमोरी है, जो हमारी विल पावर है, हम कहते हैं कि आज हम मिठाई नहीं खाएंगे, ठीक है, आज मैं पूरा दिन पढ़ूंगा, मैं अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करूंगा। तो विल पावर वाली जो चीजें हैं सारी सेरिब्रम से ही जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और सारे जो वॉलंटरी एक्शंस हैं, जैसे हाथ हिलाना, ऐसे करना, ये वॉलंटरी एक्शंस जो मेरे हाथ, जो मेरे कंट्रोल में है, जिसे मैं कर सकता हूँ अपनी मर्जी से, वो सारे के सारे सेरिब्रम से ही आते हैं, ठीक है। और जो हम माइंड को भी बोला जाता है कि माइंड भी दो तरीके के होते हैं, अगर माइंड कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। तो ये कॉन्शियस माइंड तो है ही सेरिब्रम में, सबकॉन्शियस माइंड भी जो है वो सेरिब्रम में ही है,
ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने बता दिया क्योंकि हो सकता है इधर उधर के क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं कभी। अब दूसरा जो ब्रेन है इंपॉर्टेंट है वो है आपका सेरिबेलम, ठीक है, इसे लिटिल ब्रेन भी बोला जाता है, सॉरी इसे आपका लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। इसे लिटिल ब्रेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे ये मान लो आपका ब्रेन है, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है, यहाँ पे एक जैसे ये है तो ये इधर की तरफ होता है प्रेजेंट, ये सेरिबेलम है। तो लिटिल लिटिल लग रहा है ना आपको, देखने में छोटा लग रहा है ना, सेरिबेलम के कंपैरिजन में तो छोटा ही है, तो इसलिए इसको लिटिल ब्रेन बोला जाता है। इसके भी दो हेमिस्फीयर होते हैं, दिखाई नहीं दे रहे आपको, लेकिन एक्चुअल में ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है, इसके भी दो हेमिस्फीयर हैं सेरिबेलम के, ठीक है। अब इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है कोऑर्डिनेशन। जैसे आपने देखा लोग जब अल्कोहल ज्यादा पी लेते हैं तो उनका मूवमेंट बिगड़ने लगता है, ठीक, गिरना शुरू हो जाते हैं, इधर उधर होना शुरू हो जाते हैं। क्यों होता है? क्योंकि अल्कोहल ने उनके सेरिबेलम को अफेक्ट कर दिया है। सेरिबेलम का मेन काम है आपके मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करना, आपके बैलेंस को बना के रखना, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। तो ये मेन काम क्या करता है? बैलेंस बनाता है बॉडी का। बैलेंस वर्ड आ गया, अगर कोऑर्डिनेशन वर्ड आ गया तो वहां पे सेरिबेलम आ जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब इसके बाद आता है आपका मेडुला ऑब्लोंगोटा, ठीक है। अगर मेडुला ऑब्लोंगोटा की बात करूं तो ये वाला जो हिस्सा है आपका, जो स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, ये जो हिस्सा है ना निकल रहा है, ये वाला, अगर इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कलर, ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला जो हिस्सा, ये स्पाइनल कॉर्ड में आपके एंटर करेगा अंदर, ठीक है, यही आपका, यहीं से आपकी स्पाइनल कॉर्ड निकलेगी। ये वाला जो हिस्सा है पूरा, ये मेडुला ऑब्लोंगोटा है आपका। मेडुला स्पेलिंग ठीक लिख रहा हूं मैं, ऑब्लोंगेटा, कोई ऑब्लोंगेटा बोलता है, ऑब्लोंगेटा बोलता है, जो मर्जी बोल लीजिए, मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट समझाना, ठीक है। तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ठीक है। अब ये क्या करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा? ये बहुत सारी आपकी इनवॉलंटरी एक्टिविटी यहीं पे होती है, जैसे कि इंटरनल ऑर्गन्स हैं आपके, ठीक है। सॉरी यहाँ लाइट चली गई है तो हो सकता है मेरी पिक्चर क्लियर ना दिखाई दे रही हो आपको, ठीक है, बट अभी हमारा मेन फोकस समझने पे होना चाहिए। आपकी बॉडी के बहुत सारे इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं जो काम कर रहे हैं उनको ये कंट्रोल करता है, और बहुत तक आपकी हार्ट बीट, आपकी हार्ट रेट, आपकी ब्रीथिंग, तो ये यहाँ पे एक्चुअल में सेंटर्स होते हैं। मेडुला ऑब्लोंगोटा में सेंटर्स होते हैं जो आपके हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं, जो आपकी ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हैं, जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। तो ये सारा काम मेडुला ऑब्लोंगेटा का है, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे इनवॉलंटरी काम, ये सब जैसे हार्ट बीट कंट्रोल करना, सांस को कंट्रोल करना, ये इनवॉलंटरी है, ये हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। हम अपनी मर्जी से सांस को बहुत तेज नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ सेकंड्स के लिए कर सकते हो, बट आप बहुत लंबे टाइम तक नहीं कर पाओगे, वो इनवॉलंटरी अभी कंट्रोल में नहीं है। तो ब्रीथिंग को, रेट को कंट्रोल करना, हार्ट बीट को तेज करना, कम करना, इनवॉलंटरी एक्शंस के कंट्रोल में, इन सब चीजों को कंट्रोल करने में मेडुला ऑब्लोंगेटा का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ सेंटर्स कुछ होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा को सेंटर्स होते हैं जो आपकी ब्रीथिंग को और आपकी हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं। इसमें कुछ ऐसे एरियाज हैं जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। अब ब्रेन के रीजन्स की बात करें तो 3 प्राइमरी रीजन्स देखे गए हैं ब्रेन के, ये तो मैंने आपको समझा दिया जो भी सारे पार्ट्स बनाए थे, ठीक है। तो अब ये जो पार्ट्स हैं इनके बेसिस पे आपका ब्रेन ना डिवाइडेड है, ठीक है, लाइट आ गई है फॉर्चुनेटली, गुड एनफ। ब्रेन आपका 3 प्राइमरी पार्ट्स में इस तरह से डिवाइडेड है, 3 रीजन्स हैं, रीजन्स की बात करा जाए। अभी तो हमने पार्ट्स पढ़े ब्रेन के, सेरिबेलम पढ़ा, सेरिबेलम पढ़ा, मेडुला ऑब्लोंगेटा पढ़ा। अब 3 रीजन्स भी माने जाते हैं ब्रेन के, 3 प्राइमरी रीजन है। सबसे बड़ा जो सबसे पहला रीजन है वो आपका फोर ब्रेन है, और सबसे बड़ा भी यही है। फोर ब्रेन में आता है आपका सेरिब्रम। सेरिब्रम का क्या फंक्शन है सब मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। पहला तो ये होता है, और इसके अंदर आता है डाइसेफ्लॉन, डायन भी बोलते हैं, कोई डाइसेफ्लॉन बोल लो, जैसे मर्जी बोल लो यार, सेफ्लॉन। इसके अंदर 2 स्ट्रक्चर आते हैं जो इंपॉर्टेंट है। इसका कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा कलरफुल कर देते हैं इसको। थैलामस और हाइपोथैलामस, ठीक है। अब इनका क्या काम है? ये पेन और प्रेशर की इंपल्सेस को ब्रेन तक लेके जाता है। थैलामस क्या करता है? पेन है, प्रेशर है, ये सब ब्रेन को बताता है, पेन और प्रेशर के बारे में। थैलामस का तो ये काम हो गया, ठीक है। तो ये पेन और प्रेशर के इंपल्सेस को सेरिब्रम तक लेके जाता है। हाइपोथैलेमस का क्या काम है? बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। बॉडी का जो टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम है, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस का है।
आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, 36-37 रहता है। इसको कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस का है, ठीक है। फिर ये ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो ब्रेन में ही है आपके, ठीक है। तो इसको भी कंट्रोल हाइपोथैलेमस ही करता है। तो ये चीज इसकी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है इसके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। फिर आता है आपका मिड ब्रेन। फोर ब्रेन हो गया, अब आ रहा है मिड ब्रेन, ठीक है। तो मिड ब्रेन में आपका कुछ नहीं है, रिफ्लेक्सेस हैं। कौन से रिफ्लेक्सेस हैं? जो कंट्रोल करते हैं आईज के और ईयर्स के। रिफ्लेक्सेस क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए एकदम से आपकी आंख में मच्छर आ गया तो आप आंखें यूं कर लेते हो, या एकदम से आप जा रहे हो बाइक पे, एकदम से बहुत तेज रोशनी बढ़ेगी तो आप आंखें आपकी ऑटोमेटिकली एकदम से बंद हो जाती हैं। तो ये क्या है? रिफ्लेक्सेस है। तो इन रिफ्लेक्सेस को, आंखों के, कानों के रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है मिड ब्रेन। जैसे एकदम से बहुत तेज नॉइज हो जाए, बहुत तेज, तो आप एकदम से कान बंद कर लोगे, एकदम रिफ्लेक्स सेक्शन है ये। रिफ्लेक्स मतलब जहां सोचने समझने का मौका ना मिले, ऑटोमेटिक हो रहा है, आपको सोचने समझने का मौका नहीं मिलता, ठीक है। और मेनली रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करती है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्सेस हैं आपके, ठीक है, तो जो आईज के और ईयर्स के रिफ्लेक्सेस हैं, ये मिड ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। मिड ब्रेन का फंक्शन है रिफ्लेक्सेस को, आईज के, ईयर्स को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्स इसमें इन्वॉल्व है। छोटा सा पार्ट होता है, स्मॉल ट्यूब जैसा पार्ट होता है, ये हो गया मिड ब्रेन। फिर तीसरा आता है हिंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन बोल देते हैं ऐसे कहीं। हाइंड का मतलब ये होता है पीछे वाला हिस्सा, ठीक है। ये वाला हिस्सा समझ लो आप, पीछे वाला ही, आप वेब के में देखो, जो पीछे वाला हिस्सा है इसको हाइंड ब्रेन बोला जाता है। इसमें आता है सेरिबेलम, जो भी हम पढ़ के आए हैं, तो उसको मिटा के यहाँ लिख रहा हूँ, थर्ड वाले को, बाकी सब हो चुका है। सेरिबेलम तो हमने पढ़ लिया, कोऑर्डिनेशन कंट्रोल में काम है इसका। एक तो आता है इसमें सेरिबेलम, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। सेकंड इसमें आता है बी पॉन्स। पॉन्स क्या है? पॉन्स सेरिबेलम के मैंने आपको बताया दो हिस्से होते हैं, सेरिबेलम के दो हिस्से होते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि सेरिबेलम जैसे ऐसे अटैच होता है तो इसके भी दो हिस्से होते हैं, दो हेमिस्फेयर होते हैं सेरिबेलम के, ठीक है। इनके आपस में इनको कोऑर्डिनेट करना, दो सेरिबेलम के हेमिस्फेयर्स को, ये कोऑर्डिनेशन किससे होता है? पॉन्स के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये पॉन्स का काम है, ठीक है। तो एक ये कैरी करता है इम्पल्सेस, एक तरीके से इम्पल्सेस कैरी करेगा। ये मान लीजिए ये पॉन्स है, मैं ऐसे दिखा देता हूँ आपको, एग्जैक्टली ऐसे नहीं होता, समझा रहा हूँ सिर्फ आपको, ठीक है। तो मान लो ये पॉन है, ये पॉन्स है, ये यहाँ से एक जगह से हेमिस्फेयर से सेरिबेलम के दूसरे हेमिस्फेयर में सेरिबेलम के इम्पल्स कैरी करता है, ठीक है, क्योंकि पूरा ब्रेन सब इम्पल्स पे ही चल रहा है, नर्वस जो नर्व इम्पल्स है उसको कैरी करेगा, ठीक है। तो ये इसका काम हो गया। और भी एक तो ये हो गया, इसको इम्पल्स कैरी करता है और कोऑर्डिनेट करता है मस्कुलर मूवमेंट्स को। तो मस्कुलर मूवमेंट्स को भी कोऑर्डिनेट करता है, बहुत हद तक देखो सेरिबेलम से जुड़ा हुआ है, तो सेरिबेलम से जुड़ा हुआ है तो कोऑर्डिनेशन में इसका रोल आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया हाइंड ब्रेन। और फिर तीसरा इसमें एक और चीज आती है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये भी हिंड ब्रेन का ही पार्ट है। तो तीन, इसका मैं बता चुका हूँ क्या फंक्शन होता है, कहाँ पे, सब रिपीट नहीं करूंगा। तो ये तीन स्ट्रक्चर हैं जो हाइंड ब्रेन में आते हैं। तो उसमें क्वेश्चन आ सकता है कि हाइंड ब्रेन में क्या क्या आता है, सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो गाइज यहाँ पे ब्रेन का तो पूरा आपका खत्म हो चुका है। अगले वीडियो में मैं आगे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, हम स्पाइन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी काफी 50 मिनट का हो गया, तो आगे ज्यादा पढ़ाऊंगा तो बोरिंग भी लगेगा आपको। तो अगले वीडियो में हम स्पाइनल कॉर्ड और जितना भी आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है, फिर इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। जो बचा हुआ चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर को, नर्वस सिस्टम को, आपके सेकंड पार्ट में खत्म कर दूंगा। वीडियो यार अगर अच्छा लगता है, आपको अच्छी लगती हैं चीजें जो मैं पढ़ाता हूँ, तो यार इसको सबके साथ शेयर जरूर करिए, ताकि हर बच्चे को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।